हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव स्टडी। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं शुरू करने जा रहा हूं भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में और भी कई और चीज़ के बारे में। भारत की राज्य व्यवस्था को हमने अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना है, जिसका स्टार्ट हम करेंगे पार्ट 1 से। तो दोस्तों, पार्ट 1 में सबसे पहले हमने पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचा। उसके अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका मीन्स भारतीय संविधान का इतिहास। दोस्तों, इसके नोट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आपकी कई कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ संविधान इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। इस दस्तावेज में लिखा हर एक शब्द हमारी सरकार की मूल संरचना को निर्धारित करता है। प्रत्येक सरकार का संविधान और जो सरकार है वो अपने संविधान के अंतर्गत कार्य करती हैं। आइए पढ़ते हैं कि इस संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, कब पड़ी और किस टाइम से संविधान चलता आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी भूमिका के बारे में। भारत का संवैधानिक विकास वास्तव में अंग्रेजी राज की स्थापना से प्रारंभ होता है। बंगाल में अंग्रेजी राज की स्थापना को ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत और अन्य पूर्वी देशों के व्यापार से लाभ उठाना था, पर भारत की राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाकर कंपनी के कर्मचारियों ने राजकीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की एकता छिन्न भिन्न हो गई। इसका लाभ कंपनी ने पूर्ण रूप से उठाया। अंग्रेजों ने भारत में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने भारत में 1947 ईस्वी तक राज किया था। उनके शासनकाल में समय समय पर भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद भारतीय गणतंत्र के संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने के लिए हमने अध्ययन को 6 अलग अलग चरणों में डिवाइड किया है, जिसे हमने बांट दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने पहला चरण सन 1773 से 1857 तक, द्वितीय चरण सन 1858 से 1909 तक, तृतीय चरण 1910 से 1939 तक, फोर्थ चरण जो है हमारा चतुर्थ चरण, उसको 1940 से 1947 तक, और जो पंचम चरण है उसको हमने 1947 से 50 तक, और जो उसका लास्ट एंड छठवां चरण है उसको हम 1950 से आज तक का लिया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान का इतिहास, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रथम चरण से। प्रथम चरण के अंतर्गत सबसे पहला जो एक एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट।
रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेज 1773 में लाए थे। भारत के संविधान की नींव रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही रखी गई। इसके अंतर्गत बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। परिषद में 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल था। जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। उसके पास अब बंगाल के फोर्ट, विलियम के सैनिक और असैनिक प्रशासन के अधिकार थे। इसी एक्ट के जरिए कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर अजीला इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए हुए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर हम उनको 2-3 पॉइंट में कहना चाहें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके अंतर्गत क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। और पहले गवर्नर ऐसे कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एक बार और बताना चाहूँगा, ऐसे पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार ही जो हुआ था, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसी एक्ट के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद जो अगला संशोधित अधिनियम आया वो 1781 में आया। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट थी इसमें जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए एक संशोधित अधिनियम पास किया गया। कालांतर में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार या संशोधन की आवश्यकता पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार यह निर्धारित किया गया कि कंपनी के अधिकार के शासनिक कार्यों के मामले में नए बने सर्वोच्च न्यायालय में जाते थे। पर यह संशोधन अधिनियम 1781 के द्वारा अधिकारियों के शासकीय कार्यों के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के परिधि से बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया गया। तो इसके बाद जो एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट था उसका एक जो उसमें कमियां थी उसे दूर करने के लिए बनाया गया। पिट्स नामक इंसान 1784 में इंग्लैंड का एक प्रधानमंत्री बना था। ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि कंपनी की हर गतिविधि का उन्हें पता रहे, उसकी लगाम सरकार के पास रहे। इसलिए पिट के इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया गया। एक चांसलर, राज्य सचिव, 4 अन्य सदस्य प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जबरदस्ती ठूसे गए। गुप्त समिति बनाई गई और मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी को भी गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और इसी एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण का प्रदान कर दी गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक नियंत्रण बोर्ड हुआ करता था। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करें। इसके बाद अगला अधिनियम आया था जिसे हम 1786 का अधिनियम कहते हैं, या कह सकते हैं क्या, एक्ट ऑफ 1786। इस अधिनियम को पिट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में लॉन्च किया। जब पिट प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में लॉन्च किया। कॉर्नवालिस ने जीत की कि वह तभी ये पद संभालेगा जब उसे गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति बनाया जाए। और 1786 के अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान जोड़ा जाए कि विशेष परिस्थितियों में वो अपनी काउंसिल को रद्द कर सके।
ये एक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके बाद जो अगला एक्ट आया, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के तहत व्यापारिक अधिकार को भारत में 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया था। अपने काउंसिलों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार, जो 1786 के अधिनियम में सिर्फ गवर्नर जनरल के पास था, अब गवर्नर जनरल के साथ साथ अन्य गवर्नर को भी दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया वो आया चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार अब भी कंपनी के पास था। ईसाई धर्म प्रचारकों की भारतीय क्षेत्र में बसने की अनुमति दी गई। कंपनी का भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर 20 वर्षों तक का नियंत्रण स्वीकार किया गया। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा गया है, चार्टर एक्ट 1833, जिससे एक क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस एक्ट से। इस एक्ट में हुआ क्या? इस एक्ट में हुआ, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसे अब इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगे, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 20 वर्ष के लिए कंपनी का भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया। कंपनी के चीन के साथ चाय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सबसे बड़ा परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपसे बोला भी, जो बंगाल का गवर्नर जनरल इससे पहले कहा जाता था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी तक गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, अब चौथा सदस्य भी आ गया था, जिसे लॉर्ड मैकाले कहते थे। उसे विधि सदस्य बनाया गया। दास प्रथा को खत्म करने का प्रावधान भी इसी चार्टर एक्ट में किया गया। और इसी एक्ट के द्वारा सन 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, 20 साल के बाद ये एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा शासकीय सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। और इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़ के इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। उसके बाद जो अगला शासन आता है, ताज का शासन, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1858 भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 में एक सैनिक विद्रोह के बाद महारानी जी ने कंपनी के एक छत्र राज को खत्म कर दिया और भारत को संपूर्ण तौर पर ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। इस एक्ट का एक और नाम भी है, जिसे हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। 1857 के जन विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि भारत ऐसा भरा पूरा देश कंपनी की लापरवाही से कहीं हाथ से निकल ना जाए। इसलिए उसने भारत की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली और इस एक्ट के जरिए कंपनी के प्रशासन को खत्म कर दिया। पहले संचालक मंडल होता था, एक नियंत्रक मंडल होता था। अब उसके बदले भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिलिंग भी बनाई गई। अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वाइसराय कहा जाने लगा। ऐसे पहले वाइसराय का नाम था लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम वाइसराय बने। क्या था? ऐसे प्रथम वाइसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद जो अगला अधिनियम आया वो आया भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों की गठन किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। उसके बाद 1892 का एक्ट आया। इस अधिनियम के जरिए पहली बार निर्वाचन प्रणाली को लाया गया। अब राज्यों के विधानमंडल के सदस्य केंद्रीय विधानमंडल के 5 सदस्यों का निर्वाचन कर सकते थे। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे, हालांकि अब उनके पास बजट पर मत देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद एक अगला इम्पोर्टेंट जो अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे। भारतीय सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम से यह अधिनियम जाना गया। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 16 से 60 तक बढ़ाई गई। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचन सदस्यों के निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। या हम यहाँ पर से एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप यहाँ से और निकाल सकते हैं कि जो लॉर्ड मिंटो है उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। एसपी सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जिनको कार्यकारिणी परिषद में जगह मिली, जिनका जिक्र हम अभी पहले भी कर चुके हैं, जिनका पूरा नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो क्या थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। उसके बाद अगला अधिनियम जो आया, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह सन 1919 में बनाया गया और इसे लागू सन 1921 में किया गया। ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का निर्माण हुआ, जो आज लोकसभा और राज्यसभा के रूप में है। उस समय लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा को राज्य परिषद करके संबोधित किया जाता था। केंद्रीय विधानसभा में 140 सदस्य थे, जिसमें 57 निर्वाचित सदस्य थे, और राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, 60 सदस्य थे, जिसमें 33 निर्वाचित थे। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके जरिए प्रांतीय बजट को सेंट्रल केंद्रीय बजट से अलग किया गया? तो ऐसा अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया। उसके बाद अगला अधिनियम जो आया, भारत सरकार अधिनियम 1935। 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे। इस अधिनियम के यह अधिनियम सबसे अधिक विस्तृत था। इसके द्वारा भारतीय परिषद काउंसिलिंग को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या में वृद्धि की गई। बर्मा के प्रशासन भारत के प्रशासन से अलग किया गया
और इसी के अंतर्गत संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसके अंतर्गत संघीय सूची के अंतर्गत 59 विषय, 59 विषय, राज्य सूची के अंतर्गत 54 विषय, 54 विषय और समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों के लिए, संघीय सूची के लिए और राज्य सूची के लिए 36 विषय रखे गए। इसी में क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसी के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई सन 1937 में। अब संविधान सभा 1946, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्य भारत के सदस्यों के सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाने वाले थे और ये चुनाव 9 जुलाई 1946 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आदि सभा के प्रमुख सदस्य थे। बाद में यही संविधान सभा 2 हिस्सों में बंट गई जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया। भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। भारत में संविधान सभा के गठन और दिशा निर्देश के लिए ब्रिटेन ने 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इन्हीं मंत्रियों के दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसके अंदर कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। उसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 3 जून 1947 वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना, उसके अंतर्गत जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर देखें, वीवेल के स्थान पर माउंटबेटन भारत के नए वायसराय के रूप में नियुक्त किए गए। मुस्लिम लीग अलग देश चाहता था। माउंटबेटन, गांधी जी और अन्य लोगों की मीटिंग हुई। भारतीय समस्या को देखते हुए माउंटबेटन ने 3 जून की योजना घोषित की। इस योजना में प्रावधान था कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान होगा। पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा और जो रियासत हैं वो अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। यह योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर ली। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके अंतर्गत हम बता रहे थे 3 जून 1947 को क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना आई थी, जहां पे ये निर्णय ले लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और ब्रिटेन में भारत का जो सचिव पद है वो समाप्त हो जाएगा। शाही उपाधि से भारत का सम्राट समाप्त हो जाएगा। ब्रिटेन संसद में 4 जुलाई 1947 को विधेयक पेश किया। यह विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। इसमें प्रमुख बातें जो शामिल थी वो मैं बता चुका हूं आपको कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। नया संविधान जब तक ना बन जाए तब तक 1935 अधिनियम के माध्यम से ही सरकार अपना कार्य करेगी। भारतीय सचिव पद समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर विरोध खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू होते ही भारत आजाद मुल्क हो जाएगा। वर्षों से गुलाम रहा भारत अब संप्रभुता संपन्न हो गया। उधर मुस्लिम लीग ने लियाकत अली को प्रधानमंत्री और जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया। इधर भारत में कांग्रेस ने नेहरू को प्रधानमंत्री
और माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया। अब आप सोच सकते हैं, पाकिस्तान में तो लियाकत अली और जिन्ना ने अपना सिक्का जमा लिया, मगर हिंदुस्तानी अभी माउंटबेटन को ढो रहे थे। उसकी जगह हम किसी भी भारतीय नेता को गवर्नर जनरल बना सकते थे। अगर ऐसा कहा जाता है, नेहरू के कुछ निजी स्वार्थ थे जिसके कारण पूरा भारत स्वतंत्रता के बाद भी एक अंग्रेज की निगरानी में रहने को मजबूर होता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद जो अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा वो होगा संविधान का निर्माण, जिसे चैप्टर 2 भी कह सकते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके कुछ काम आए तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।